असल में इसमें आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ। ये 12,75,000 से ऊपर की आमदनी पे ये टैक्स स्लैब्स हैं। तो मान लीजिए किसी आदमी को अपना सैलरी कैलकुलेट करना है कि हमें कितना इनकम टैक्स देना है। जो मनोज जी ने कहा कि 15 लाख है, तो 15 लाख का मतलब हुआ कि 12,75,000 तो जीरो हो गया माइनस। अब इसमें 15 लाख से घटाइए तो ये करीब 2,75,000 हुआ। इस पे आपको 5% देना है। ठीक है। तो मंत्री ने बैजल साहब कहा कि ये कैपिटल गेन्स जैसी जो बाकी कमाई है उससे अलग है। अगर मुझे साल भर में 1 लाख रुपए कैपिटल गेन्स है और 13 लाख रुपए मेरी तनख्वाह है तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा सर? सर 1 लाख अगर आपका कैपिटल गेन है तो उसको 1,25,000, अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो 1,25,000 का तो वैसे ही बेनिफिट आपको मिलता है, तो उसमें कोई टैक्स भी नहीं करना आपको। अच्छा, उसमें कोई नहीं देना। 13 लाख है उसके ऊपर जो नॉर्मल होगा वो पे करेंगे आप, जो आप नए आंकड़ों से अगर मान लीजिएगा कि ये जो इनकम है उतनी है 2 लाख या 3 लाख रुपए है तब कैपिटल गेन से। हाँ, कैपिटल गेन। मतलब 12,75,000 सैलरी है और उससे ऊपर 3 लाख रुपए कैपिटल गेन से। उसके स्लैब्स वेरी करते हैं अलग अलग जी, क्योंकि अगर आप वैसे तो लॉन्ग टर्म के अंदर 12.5% हो गया ओवरऑल, तो आप जितना अमाउंट बता रहे हैं उसमें 12.5% लगा लीजिए, 1,25,000 की आपको सेविंग मिलती है बस। तो उसमें 1,25,000 रुपए की मुझे लगता है ये क्लियरिटी काफी सेविंग है और बाकी 12.5% आप उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे जो इनकम। बैजल साहब एक बार फिर मैं जरा दर्शकों के लिए सरल शब्दों में आपसे समझूंगा, मेरी सैलरी अगर 10 लाख रुपए साल की है तो क्या मुझे कोई टैक्स देना है? आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, क्योंकि 52,000 पहले आप पे कर रहे थे, अब आप कुछ नहीं पे करेंगे। मेरी सैलरी अगर 13 लाख रुपए है तो क्या मुझे सिर्फ 25,000 रुपए पर टैक्स पे करना होगा? ऑलमोस्ट उतना ही है, उतना ही समझ लीजिए। ठीक है। अगर मैं 13 लाख रुपए साल के या 12 लाख रुपए साल के कमाता हूं, 1 लाख रुपए महीने मेरी सैलरी है और मैं कैपिटल गेन से 1 लाख रुपए कमा रहा हूं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तो मुझे लगभग कितना टैक्स देना होगा सर? अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो 1 लाख, अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो आपको तो सीधा कुछ नहीं पे करना उसके ऊपर, क्योंकि 1,25,000 का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो उसकी किस तरह की इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट जनरली जो स्लैब रेट्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे आपको। ठीक है, तो मतलब ये एक बड़ी राहत है। इससे इसे आप खुद किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं? क्या आपको लगता है वास्तव में ये एक हिस्टोरिकल मूव है? ये बिल्कुल एक हिस्टोरिकल मूव है, क्योंकि सरकार जो है बहुत सालों से पिछले 4 या 5 साल से ओल्ड रेजीम से न्यू रेजीम में जाना चाह रही है। ये सारे बेनिफिट न्यू रेजीम में दिए गए हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब न्यू रेजीम में आएंगे। अगर आंकड़े देखे जाएं तो 70% लोग जो है पिछले साल उन्होंने नए रेजीम में फाइल किया है। तो ये बहुत वेलकम मूव है। सर कुछ और आप जानना चाहेंगे? कुछ ऐसे सवाल जो किसी भी नौकरी पेशा के जहन में हो सकते हैं। बैजल साहब 1 मिनट और लूंगा मैं आपके, फिर दोबारा से रिपीट कर देते हैं उन दर्शकों के लिए जिन्होंने अभी अपना टेलीविजन ऑन किया है। 12,75,000 साल भर में अगर कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है? हाँ जी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के है। ठीक है। 15 लाख अगर साल भर में आपकी इनकम है तो आपको कितना टैक्स देना होगा? 36,400 की आपकी सेविंग है, आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपकी 15 लाख की है तो 1,09,200 पे करेंगे, 36,400 की आपकी सेविंग रहेगी। 36,000 रुपए बचा दिए वित्त मंत्री ने अगले वित्तीय वर्ष से आपकी। अगर आपकी सैलरी 20 लाख रुपए है साल की तो आपकी 90,700 की सेविंग है। तो टैक्स कितना बना सर? पहले कितना बनता और अब कितना बनेगा? पहले बन रहा था 2,98,700 रुपए और अब बनेगा 2,08,000 रुपए। तो आपकी ओवरऑल 90,700 की। लेकिन बैजल साहब एक चीज और बताइए, अगर आपकी सैलरी 20 लाख रुपए है साल की, तब आपके लिए अभी भी क्या फायदेमंद है चीज? ओल्ड टैक्स रिजीम में सारे इन्वेस्टमेंट करके सेविंग करके टैक्स कम करना, या न्यू टैक्स रिजीम में ये 2 लाख रुपए टैक्स देना? सर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। क्योंकि इसके अंदर हमें ओवरऑल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। मतलब मैं हेल्थ इंश्योरेंस भी लेता हूं, पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस भी लेता हूं, एनपीएस भी सबमिट करता हूं, एटीसी भी क्लेम करता हूं, तो मेरे लिए क्या फायदेमंद है अगर मेरी सैलरी 20 लाख रुपए है? तो आपके लिए मेरे हिसाब से न्यू रेजीम ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपका एचआरए का बेनिफिट बहुत ज्यादा है तब हमें देखना पड़ेगा, बट ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस न्यू रेजीम ही बेहतर रहेगा। ठीक है। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ ऐलान किया है टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर? बैजल साहब समझा सकते हैं आप सरल शब्दों में क्या है वो? टीडीएस के सर के लिए शायद महत्वपूर्ण जानकारी होगी। सीनियर सिटीजन के लिए उन्होंने सिर्फ जो एनएसएस स्कीम है उसके अंदर जो विड्रॉल करेंगे उसके अंदर एग्जेम्पशन दी है। इनके सर आपके मतलब का कुछ है उसमें? जी हाँ, उसमें बिल्कुल है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो इंटरेस्ट लेते हैं हम, जो अपना बचत किया है हमने उसका इंटरेस्ट लेते हैं, उस इंटरेस्ट के स्लैब को बढ़ा दिया। वो टैक्सेबल एक सर्टेन है, उसके बियॉन्ड ही 6 लाख से ऊपर होगा जब,
तब वो टैक्सेबल होगा। तो इंटरेस्ट पे एक बड़ा एक राहत मिली है कि जो गरीब ये बुजुर्ग लोग होते थे जो अपने बचत से अपना जीवन चलाते थे, उनके लिए जो बैंकों में रखते थे या वो जो नेशनल सेविंग स्कीम्स में रखते थे, उनका जो इंटरेस्ट एक्रूअल होता था उस पे एग्जेम्पशन मिला है। तो ये उनके लिए एक बड़ी राहत। ठीक है, डिडवानिया साहब भी हैं आपके साथ। डिडवानिया साहब, आपसे भी गुजारिश करूंगा आप भी जरा उठकर व्हाइट बोर्ड के पास ही पहुंचे। बैजल साहब खड़े रहिए, आप वहीं खड़े रहिए। डिडवानिया साहब आप भी पहुंचिए जरा व्हाइट बोर्ड पर। और डिडवानिया साहब, ये जो आईटीआर की सीमा बढ़ा दी है 4 साल तक आप अब इसको अपग्रेड कर सकेंगे, इसका क्या मतलब होगा सर? तो ये जो सीमा बढ़ाई है इसका मतलब ये है कि आपने अगर कोई गलती कर दी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में तो उसको आप 4 साल तक रिवाइज कर सकते हैं। पहले वो टाइम लिमिट 3 साल थी, उसको 1 साल और बढ़ा दिया गया है। तो अगर किसी ने कोई भी गलती करी है उसको आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं फाइल करके। और अगर निर्मला सीतारमण जी ने बोला था कि लास्ट ईयर भी 90 लाख लोगों ने वो सीमा बढ़ाने के बाद में अपनी आईटीआर को रिवाइज करा था जी, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और ये अगर किसी से गलती हो जाती है अनजाने में तो उनको ज़्यादा टाइम मिल गया अपनी आईटीआर को रिवाइज करने का। ठीक है, टीडीएस को लेकर भी कुछ डिडवानिया साहब ऐलान किए हैं वित्त मंत्री ने अपने भाषण में, वो क्या कुछ है सर, अगर आप समझा सकें सिंप्लीफाई तरीके से। सर टीडीएस पे देखो, अगर आप मुझसे पूछें तो टीडीएस में कोई ऐलान जरूर किए गए हैं पर वो खाली सिंपल कंप्लायंस रिजीम को सिंप्लीफाई करने के लिए किए गए हैं। इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं आज ज़्यादा, पर अगर आप मुझसे पूछें तो बहुत सारे ऐलान निर्मला सीतारमण जी ने बाकी चीज़ों में भी किए हैं, उस पर मैं ध्यान देना चाहिए। अगर मैं बताऊं तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत सारे ऐलान किए गए हैं। एमएसएमई की जो लिमिट बढ़ाई गई है वो 1 करोड़ से 2.5 करोड़ कर दी गई है। एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए जो सरकार ने ऐलान किए हैं, में जो ऐलान है वो सिंबॉलिक है। आई थिंक एक मैं इसमें जी बैजल साहब मैं आता हूं सर आपके पास आ रहा हूं। बैजल साहब कंप्लीट कीजिए अपनी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ टीडीएस की जगह टीसीएस पे मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है, टीसीएस के ऊपर चेंज हुआ है। जो पहले 7 लाख की लिबरलाइज स्कीम थी उसको 7 लाख को 10 लाख कर दिया है। ठीक। और आप अगर एजुकेशन के लिए पैसा भेज रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं होगा, वो बहुत बढ़िया ऐलान है। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। मनोज सर, अब आपका पहला रिएक्शन, इस बजट को मिडिल क्लास के लिए आप कैसे आंकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से तो मिडिल क्लास के लिए ये बजट काफ़ी अच्छा है। और लेकिन मेरा इंटरेस्ट एक और चीज़ में रहेगा, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि इससे हम 1 लाख करोड़ रुपए का जो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है वो हमारा कम होगा, फोरगो करेंगे। अब मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि क्या हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा। आज की डेट में क्या है कि सिर्फ 2.2% ऑफ द एडेड पॉपुलेशन हमारे देश की टैक्स पे करती है। क्या इससे हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा? मेरे को उसमें डाउट है। दूसरी चीज़, जो सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग जो चीज़ थी कि इस बजट में ऐसा क्या होगा जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े और नई इंडस्ट्रीज आई। जी, मेरे को लगता है कि ये अभी हमें देखना बाकी होगा। जो उन्होंने अनाउंस करे हैं, कई सारे कमीशंस जैसे बनाए हैं जी, और बोला है कि रेगुलेशंस कम होंगे, तो मेरे को लगता है कि उसके कारण हो सकता है कि इंडिया में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा हो। ठीक है। और जो एक टैक्स टेरर रिजीम था, इन्होंने उसको कम करने की कोशिश करी है। ठीक है, बैजल साहब, यही सवाल जो मनोज गरोड़ा सर के जहन में है, क्या इससे टैक्स बेस बढ़ेगा? 10 करोड़ लोग आईटीआर फाइल करते हैं, उनमें से टैक्स सिर्फ 3 करोड़ लोग ही देते हैं, क्या वो बेस बढ़ेगा? सर ये बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि ये अगर आप इकोनॉमिक्स को भी स्टडी करेंगे तो उसके अंदर क्लियरली होता है, जैसे ही आप टैक्स रेट गिराते हैं अपने आप टैक्स फाइलिंग अपने आप बढ़ती है। तो हम आगे जरूर देखेंगे कि टैक्स फाइलिंग बहुत बढ़ेगी। नहीं, टैक्स फाइलिंग होगी या टैक्स मिलेगा भी, मतलब सरकार को कमाई भी होगी या वो 1 लाख करोड़ का जो बोझ है वो बना रहेगा? बिल्कुल होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो टैक्स पे कर ही नहीं रहते। अब ये एग्जेम्पशन तो मिलेगी, लेकिन जो लोग छुपे हुए थे और जो नहीं कर रहे थे वो आके बाहर टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे और टैक्स भी पे करेंगे। ठीक है,